नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। शांति और समझौते की आड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर गद्दारी का सबूत पेश कर रहे हैं, धोखेबाजी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। बातचीत का नाटक रचकर अमेरिका ने ईरान के बेहद अहम बंदर अब्बास पर धोखे से बड़ा हमला कर दिया, लेकिन इस धोखे की कीमत ट्रंप को कुवैत में चुकानी पड़ी। सुलेमानी के बदले की आग और आयतुल्ला अली खामनी की मौत के बाद ईरान पहले ही बारूद बना बैठा था। ईरान की घातक मिसाइलों ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर भयंकर अटैक किया और एयरबेस को नस्तनाबूद कर दिया। हमला कुवैत में हुआ, लेकिन दहल उठा अमेरिका, जो कि 10,000 किलोमीटर दूर है ईरान से। इस जवाबी हमले ने ईरान पर अटैक की अमेरिकी तैयारियों की हवा निकाल कर रख दी। समझौते से पहले मचे इस कोहराम के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जंग की चिंगारी भड़क चुकी है और ईरान चीख चीख कर कह रहा है कि गद्दारी करने वाले ट्रंप को अब ईरान की जीत और अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना होगा। तो क्या है ईरान के बदलापुर की कहानी, बदला 2.0? इस मिशन को ईरान कैसे अंजाम दे रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे ऐसे आयतुल्ला अली खामनी की मौत और कासिम सुलेमानी के बदले की आग में सुलग रहे ईरान ने अमेरिकी बेसिस को खाक में मिलाने की तैयारी कर ली है। और साफ है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का भी इसी के साथ खात्मा हो चुका है। तो क्या ये जंग अब और भड़केगी और शांति की राह दूर दूर तक नजर नहीं आती है? इस पर डालेंगे नजर, बताएंगे आपको होर्मुज से आ रही हर खबर, तेहरान से आ रहा हर अपडेट और वॉशिंगटन में चल रही हर हलचल के बारे में, और करेंगे रक्षा विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा। दुनिया के इतिहास में पीठ पर वार करने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सुपर पावर के मुखौटे के पीछे छिपी ऐसी धोखेबाजी पहले कभी नहीं देखी गई। बार बार शांति का नाटक और बार बार हमला। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, 4, 5, गिनती कम पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल खेला, उसने मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और याद कीजिए, जंग शुरू होने के भी कई महीने पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एक भी गोली दागी तो वहां से यू टर्न लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जंग के 90 दिन के बाद ये लाइन पत्थर की लकीर है। अमेरिका आज भी फंसा हुआ है, आज भी छटपटा रहा है और आज भी बार बार धोखे से ईरान पर हमला कर रहा है। बातचीत की आड़ में धोखा देकर, घात लगाकर हमला करना, क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी है? और अगर है तो यही डिप्लोमेसी इस बार पड़ा उल्टा। ईरान ने अमेरिका बंदर अब्बास पर जो ईरान का के बेस पर हमला हुआ, उसकी कीमत ट्रंप को कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमले से चुकानी पड़ी। अली अल सलेम बेस पर हमला इतना घातक था कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया। हमला कुवैत में हुआ, लेकिन धमाका, गूंज, चोट 10,538 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में देखने को मिला। और ये धमाका इतना जबरदस्त था, कहते हैं बेस पर जितने भी सैनिक मौजूद थे उनको फौरन बंकर में शरण लेनी पड़ी। यहां तक कि उस बेस पर जो डिफेंस सिस्टम था वो भी फेल हो गया। हालांकि कुवैत का दावा है कि उनमें से कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स को उन्होंने हवा में मार गिराया, लेकिन वो सबको नहीं रोक पाए। अब 4 तस्वीर आप देखिए। एक तरफ वार जो अमेरिका ने किया, दूसरी तरफ पलटवार जो ईरान ने किया। यह ईरान का बदलापुर। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अमेरिका ने पहले बंदर अब्बास पर अटैक किया, इससे पहले होर्मुज में ईरानी नेवी बोट्स पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया, कुवैत पर अटैक किया, मिसाइल से यूएस बेस को निशाना बनाया। और अमेरिका के पास इस बेस को बचाने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। उनके डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गए। अब आपको ईरान का कुवैत पर हमले का वीडियो दिखाते हैं, जिसे IRGC ने जारी किया है, जिसमें कुवैत पर यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसमें कुवैत पर ईरानी मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। इसे दक्षिण ईरान में बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास अमेरिकी हमलों का जवाब माना जा रहा है। इस हमले में आप देख सकते हैं ईरानी मिसाइल की ताकत। हवा में यह मिसाइल जब दागा गया अमेरिकी बेस की तरफ, तो पूरा आसमान एक तरफ से रोशनी से चकाचौंध हो गया। और यही वजह है कि इस हमले की गूंज, इस धमाके की गूंज सीधे वॉशिंगटन में पहुंची।
और जिसने ट्रंप के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी सेना के अजेय होने का भ्रम एक पल में चकनाचूर हो गया और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिकी सेना के अजेय होने का भ्रम ईरान ने तोड़ा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। IRGC की ओर से फुटेज जारी किया गया है जिसमें ईरान हालिया युद्ध के दौरान अपनी वायु रक्षा प्रणाली जैसे कि JASSM AGM-158 क्रूज मिसाइल को रोकने का दावा कर रहा है। ईरान अपनी ताकत से अमेरिका को, दुनिया को चौंका रहा है। ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। ये एक ऐसी सल्तनत है जो अपनी अस्मिता के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ही ईरान के सीने में बदले की आग जो जल रही थी वो अब बदलापुर बन चुके हैं और उसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत ने आग में घी डालने का काम किया। ईरानी आवाम और IRGC के लिए जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि उनके वजूद और सम्मान की बन चुकी है। वो हर कीमत पर अमेरिका से धोखे का हिसाब चाहते हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में कोहराम कहां कहां मचाया है बदला 2.0 में। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट ईरान की आप देख रहे हैं जहां पर बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला हुआ होर्मुज के पास, क्योंकि होर्मुज का कंट्रोल ईरान नहीं छोड़ रहा है। तो ईरान को दहलाने के लिए, ईरान को पीछे करने के लिए अटैक जो है वो बंदर अब्बास पर अमेरिका ने किया। तो फिर पलटवार कहां पर हुआ? पलटवार हुआ अली अल सलेम एयरबेस पर जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया में है और यहां पर बहुत भीषण हमला हुआ जिससे अमेरिका भी हिल गया। और अब इसके बाद फिर से डील की बात कही जा रही है। अमेरिका हमला तो करता है लेकिन जब मार पड़ती है तो फिर वो डील की बात करता है। अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार और IRGC के सैन्य कमांड को निशाना बनाया, इसलिए ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। होर्मुज में तैनात ईरानी नेवी के बोट्स भी अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को भी दहलाया है। इससे पहले अली अल सलेम एयरबेस को फरवरी में जंग के बीच ईरान ने निशाना बनाया था, जिस पर कुवैत ने आपत्ति जताई थी। बता दें ये बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अमेरिकी एयरफोर्स है और मरीन कॉर्प्स के जवान रहते हैं। यूएस ने इस बेस के जरिए ईरान में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इटली की वायुसेना भी इस बेस का इस्तेमाल करती है। ईरान के इस कोहराम के बाद मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति, युद्ध विराम के समझौते की उम्मीद पूरी तरीके से दफन हो चुकी है। जो सीजफायर महीनों की मुशक्कत के बाद हुआ था उसे ट्रंप की गद्दारी और ईरान के इस भयंकर पलटवार ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यह लड़ाई सीमित नहीं रहने वाली। जंग की जो चिंगारी बंदर अब्बास से भड़की वो अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका को फिर से हमले की नौबत क्यों आई। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी हफ्ते फाइनल ड्राफ्ट करने के लिए दोनों देश कुवैत गए थे। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा यूरेनियम हर हाल में चाहिए। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। बंदर अब्बास के पास 4 ड्रोन और एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया। ईरान इस हमले से तलमलाकर कुवैत पर पलटवार करता है। ईरान के हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान की खबर आ रही है। कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। होर्मुज में अमेरिकी कमर्शियल जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन दागे। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि अमेरिका ने हमला कर ईरान को डराने की कोशिश की जिससे ईरान डरेगा नहीं। अमेरिका कह रहा डील नहीं हुई तो विध्वंसक हमले करेंगे। ईरान कह रहा करके देख लो, ऐसा पलटवार करेंगे कि इलाके में दोबारा घुस नहीं पाओगे। इसलिए अमेरिका ईरान जंग में सीजफायर लगभग खत्म है। जंग की आग भड़क चुकी है और मिडिल ईस्ट में हालात फिर से असामान्य हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। और ईरान पीछे हटे भी क्यों? जिस ईरान में सिकंदर परास्त हो गया, चंगेज खान परास्त हो गए, बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए, वहां डोनाल्ड ट्रंप की क्या बिसात है? आप कभी ईरान के इतिहास को देखिएगा। मैं तो बड़ा हैरान था जब मैं ईरान के पूरे हिस्ट्री को खंगाल रहा था। पर्शियंस की बात लोग करते हैं लेकिन पर्शियंस के बाद वहां ब्रिटिश आए, वहां रशियंस आए, वहां सिकंदर पहुंचा, वहां चंगेज खान पहुंचा, लेकिन ईरान अपने वजूद पर आज भी टिका हुआ है। बेशक इनमें से कोई जीत गया हो, जैसे सिकंदर पहली बार में जीत गया था। चंगेज खान ने तो बाकायदा 30,000 इंसानों के सिर की मीनार खड़ी कर दी थी।
और तब भी ईरान पीछे नहीं हटा और आज भी ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिकी एयरबेस को घर में घुसकर मार रहे हैं, साबित करता है कि ईरान की जीत में कोई बहुत ज्यादा दूरी बची नहीं है या ईरान एक तरह से जीत चुका है। अगर आप इसको कसौटी पर कसेंगे ईरान वर्सेस अमेरिका के पावर को, और सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर है। धोखेबाजी का खेल खेलना ट्रंप को भारी पड़ रहा है। ईरान युद्ध का विस्तार क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है? इसकी संभावना कम है, लेकिन क्या संभावना बन सकती है? आइए देखते हैं। अमेरिका अब ओमान को भी धमकी दे रहा है, क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने ओमान के साथ मिलकर होर्मुज में टोल वसूलने की बात कही थी। इधर एर्दोआन ने इजराइल को चेतावनी दी है। लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। होर्मुज में सीजफायर टूट चुका है। यूरेनियम नहीं छोड़ने की जिद पर ईरान अड़ा हुआ है। लेकिन इस समझौते की आड़ में खेल खेलने वाले ट्रंप का अहंकार लगभग चूर हो चुका है। गद्दारी धोखेबाजी का जवाब ईरान ने मिसाइलों से दिया है और इतिहास गवाह है, जो देश धोखे की बुनियाद पर जंग जीतना चाहता है उस देश का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की आड़ में एक बार फिर से धोखा किया है और पूरी दुनिया को निराश छोड़ा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सब हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और किरोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर के साथ। माथुर सर, बातचीत फिर अचानक हमला, और ये पहली बार नहीं है। आप जून 2025 का मामला उठाकर देख लीजिए, अप्रैल से बातचीत जारी थी। 28 फरवरी से पहले देख लीजिए, 28 फरवरी से पहले बातचीत जारी थी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, 5वें दौर की बातचीत होनी थी। और जो 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ, उसके बाद अभी हमने अचानक देखा कतर में बातचीत जारी है और यहां पर फिर से अटैक की शुरुआत हो चुकी है। जय हिंद विवेक। देखिए, बिल्कुल एक चीज तो मैं विवेक आपको ये बताऊं कि जिस हम सीज फायर की बात कर रहे हैं उस पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। चाहे फिजिकल फायरिंग नहीं हो रही हो, लेकिन अगर आपने कहीं किसी स्ट्रेट के ऊपर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, नेवल ब्लॉकेड, तो मेरा ये मानना है कि वो डी फैक्टो लड़ाई चल रही है, सीज फायर नहीं है। क्योंकि आपने वो लगा करके कह रखा है कि अगर आपने यहां से जरा भी मूवमेंट करा तो आपके ऊपर हमला होगा, वरना आप रोकेंगे कैसे? अगर आप उसके ऊपर फायर नहीं करेंगे तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये टेक्निकली मेरे हिसाब से पूरी तरह से सीज फायर जैसी परिस्थिति नहीं आई थी। दूसरी बात क्या होता है कि सीज फायर जो होता है उसमें कोई एग्रीमेंट होना होता है कि हम ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। इसको एट बेस्ट मैं यूं कहूंगा कि अगर आप कहना भी चाहते हैं तो फिजिकल हॉस्टिलिटीज, जो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ फायर को रोका हुआ था, ये मानने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये होती है, देखिए कि कई दफा मैंने कहा कि वॉर्स जो हैं वो 3 फ्रंट्स पर लगातार एक साइमल्टेनियसली लड़ी जाती हैं, और उनमें से 2 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स हैं, इकोनॉमिक फ्रंट और साइकोलॉजिकल फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पर किस प्रकार से आपने इस ब्लॉकेट के मार्फत ईरान के ऊपर दबाव बनाया है, वो भी इसमें भी इससे कोई निकल नहीं सकता है विवेक। हर बार मैं आपको ये बात जरूर बताता हूं। अब जहां तक सवाल अमेरिका का है, देखिए अमेरिका अपने आप को एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ पा रहा है जो कि वो जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता मैं बताऊंगा आपको। जीत नहीं सकता, उसको वो खत्म नहीं कर सकता, और उससे वो निकल नहीं सकता। ये ऐसा ऐसा बुरा फंसा हुआ है मुझे लगता है अमेरिका। और अमेरिका इज ब्लीडिंग इन गल्फ, नॉट ओनली मिलिटरीली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली। तो ये बात भी अमेरिका को भी पता है। एक इंपॉर्टेंट जो इशू है वो अमेरिका के आने वाले नवंबर के फर्स्ट संडे या सेकंड संडे या व्हाटएवर डेट इट इज इमटेरियल, उस समय इलेक्शंस होंगे। और अगर यहां से कोई जीत का नोशन लेकर के अमेरिका नहीं निकल के गया, और ट्रंप अगर ऐसी परिस्थिति में नहीं रहा कि मैं वहां जाकर के बता सकूं कि मैंने ईरान को घुटने पे ले आ दिया और ईरान को झुका दिया, और वो घुटने पे लाना और झुकाना तभी मुकम्मल माना जाएगा विवेक
जबकि ईरान की जो परिस्थिति है वो 28 सितंबर से पहले की परिस्थिति से खराब, अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी खुली भी होनी चाहिए, मिलिटरीली उनको नुकसान हो चुका हुआ होना चाहिए, और उनको अपना परमाणु परीक्षण, परमाणु सब कुछ बंद करके सब कुछ अमेरिका को दे। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब अमेरिका चाह रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर, चाहे एडिशनल हमलों का डर दिखा करके या कहीं और कुछ एक्टिविटी करके इनके ऊपर और दबाव बढ़ाए। एक ही सूरत मुझे नजर आ रही है विवेक, और वो सूरत ये है कि ईरान पर आर्थिक दबाव इतना पड़े कि उनको अपने आप के बारे में ये सोचना पड़े कि अब हम क्या करें। तभी अमेरिका को एक यहां से ऐसा नोशनल एग्जिट मिल पाएगा, नोशनल विक्ट्री मिल पाएगी, जिससे कि वो जाकर के अमेरिका पूरी दुनिया को और अपने देश को बता सके कि मैंने ये युद्ध जीत लिया। मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो लगातार अभी उन्होंने प्रोबिंग अटैक्स किए, उन्होंने हमला करके देखा बंदर अब्बास पे किस प्रकार का रिएक्शन आता है, और आपने बता दिया रिएक्शन आ गया। अब वो रिएक्शन उनको पता है क्या रिएक्शन आने की संभावना है। अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का कदम अमेरिका और उठाने की कोशिश करता है। मुझे इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बहुत गहरी चाल लगती है सर। मैं आप यस, अब पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत हो नहीं हो, मैं इसको देख रहा हूं सितंबर अक्टूबर के आसपास का कुछ। मैं आप सभी, आप मुझसे सीनियर हैं, आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ फॉरेन रिलेशन बैकग्राउंड से आते हैं। मैं अपनी राय बस छोटी सी रखना चाहता हूं, बाकी आप लोग उसको बताइएगा क्या मेरा एंटिसिपेशन सही है गलत है। मैं इसको देख रहा हूं सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये वॉर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में बोल देंगे हमने वॉर खत्म कर दिया, हमने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म कर दिया और हमने होर्मुज खुलवा दिया। अचानक से सितंबर में खुशखबरी देंगे पूरी दुनिया को, अमेरिकी भी खुश हो जाएंगे, वहाँ ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत वो मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे और वहाँ उसको इसका बेनिफिट हो जाएगा। ये एक मैं पॉइंट देख रहा हूँ सितंबर अक्टूबर के आसपास, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन वहाँ होने हैं। यूके देवनाथ सर। हाँ विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में कुछ जीत तो दिखानी पड़ेगी। ये दिखाना पड़ेगा कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो उन्होंने खर्च किए इस युद्ध में, पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया इस युद्ध में, उससे हासिल क्या हुआ। क्या नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? डेफिनेट उसके पहले ही उनको दिखाना पड़ेगा कि इस युद्ध में अमेरिका जीत गया है, अमेरिका की विदेश नीति जीत गई है, अमेरिका की मिलिट्री जीत गई है, और ईरान जो कि एक दैत्य था या दानव था, उसको अमेरिका ने बस में कर लिया है। इतना तो उनको करना ही पड़ेगा, चाहे वो उसकी प्रोपेगेंडा करे या वह इसको 20 बार कहें। उनका मुख्य वेपन सिस्टम यही है। वो हर चीज को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि उन्हें नहीं लगता कि ये सच है। भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने 60 या 70 बार दोहराया कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान की। जी योगी देवनाथ सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं तो वर्ड अब इस्तेमाल कर सकता हूँ जी? हाँ जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बीच में रुक गई थी। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है उनकी अपनी पार्टी से ही। जो उनके अपने पार्टी के सेनेटर्स हैं वही कह रहे हैं कि आपने अगर इस युद्ध को अभी समाप्त नहीं किया या भविष्य में, जैसे विवेक आप बोल रहे हैं, समाप्त नहीं किया बिना कुछ हासिल किए, तो फिर आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और उसका तुरंत जो असर है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी अब महज कांग्रेस और सेनेट में महज 7 सीट से आगे है, तो अगर 5 या 7 सीट डेमोक्रेट ज्यादा जीत जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन में, तो उसका तुरंत इफेक्ट जो है 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा। लग रहा है कि 2028 में जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो डेमोक्रेट पार्टी से होगा, और तब पूरा रिपब्लिकन पार्टी उसका जो दोषारोपण है वह डोनाल्ड ट्रंप पर करेंगे। जी विवेक। मैं इसमें सर किरोड़ी सिंह से भी जाना चाहूंगा, आलोक सर से भी जानना चाहूंगा। पहले किरोड़ी सिंह सर से पूछ लेते हैं। जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं वो अगस्त सितंबर के आसपास, मतलब 90 दिन की कहानी अभी जैसे 90 दिन चली है वो ऐसे ही चलती रहेगी। बीच बीच में सीजफायर आ जाएगा, 50 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का, फिर वो अटैक हो जाएगा, बीच बीच में सीजफायर हो जाएगा। और अगर अमेरिका को ये ऐलान ही करना है किरोड़ी सर कि मैं जीत चुका हूं या हमने जंग जीत ली है, तो अमेरिका को कौन रोक सकता है? अमेरिकी मीडिया
क्या ट्रंप के खिलाफ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी सांसद क्या ट्रंप के खिलाफ जाएंगे, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो कह देंगे हमने ईरान के यूरेनियम को 10 साल पीछे धकेल दिया है और होर्मुज पर हमने डील कर ली, होर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया, हम जीत गए जंग। किरोड़ी सर। देखिए विवेक, मुझे लगता है कि ये अमेरिका की चॉइस था वार, और जंग में जाना आपकी चॉइस है, निकलना आपकी चॉइस नहीं होती है। जैसी घटनाएं होती हैं वो आपको धकेलती हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते। अब अमेरिका की या ट्रंप साहब की मजबूरी क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है, और वो अमेरिका से बाहर है मजबूरी उनकी। देखिए अभी रूबियो यहाँ भारत आए थे, उस समय रूबियो कह रहे थे बहुत जल्दी समझौता होने वाला है, बहुत एडवांस स्टेज पे है, केवल भाषा को लेके थोड़ा बहुत है कि भाषा कैसी हो उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, यही ट्रंप साहब कह रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ा जो एडवांस स्टेज पे था। ऐसा नहीं क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, एक तो अमेरिका में जो ट्रंप के पार्टी के सीनेटर हैं, ग्राहम लिंच जैसे कुछ और हैं, वो चाहते थे कि अगर आप समझौता कर लोगे तो इजराइल का क्या होगा। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि समझौता एडवांस स्टेज पे है, अगर आपने समझौता कर लिया, ईरान इसी हालात में रह गया तो मेरा क्या होगा। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी समझौता होगा वो इजराइल के अप्रूवल से होगा। फिर एक ट्रंप साहब ने एक नई गुगली फेंकी, अब्राहम अकॉर्ड, जिसका उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।